नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा हिमालय पर्वत के बारे में। पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा भारत की समुद्री सीमाएं, भारत के जो भी द्वीप हैं, भारत की अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में हमने बहुत अच्छे से उस पर चर्चा की। जिन्होंने वो पिछली वीडियोस नहीं देखा है वो इस वीडियो को अभी ना देखें, पहले जाके आप उस वीडियो को अच्छे से देख लें, वहां पर अच्छे से आप पढ़ाई कर लें, फिर आप इस वीडियो को देखें उनके बाद। ठीक है, तो आपको यह ज्यादा लाभकारी होगा। ठीक है, चलिए नोट्स बनाते जाइएगा। ये जो चीजें मैं लिख रहा हूं ये आपके नोट्स के लिए ही, ताकि कुछ लोगों को दिक्कत आ सकती है कि बोलने से वो नोट्स नहीं बना पाते हैं, तो मैं कुछ चीजें मैं यहाँ पर लिख देता हूं, तो आप अगर चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं हिमालय पर्वत की। ठीक है, ये देखिए, पहले तो मैं आपको एटलस में हिमालय पर्वत दिखा देता हूं। सभी लोग ओपन कीजिए भारत का प्राकृतिक मैप। ये देखिए, ये हिमालय पर्वत का विस्तार है। ठीक है, हिमालय पर्वत का विस्तार ये है यहां से यहां तक। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो ये सब अपने अपने एटलस में देख लेंगे हिमालय पर्वत कहाँ है, किस प्रकार है। ठीक है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत, पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत पर्वतों की श्रृंखला में सबसे बड़ी श्रृंखला है हिमालय की श्रृंखला। पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत हिमालय सबसे बड़ा पर्वत है। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करें तो उत्तर से दक्षिण दिशा में विस्तृत कौन सा सबसे विशाल पर्वत है, तो वह है एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि पश्चिम से पूर्व में विस्तृत सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो हिमालय की पर्वत श्रृंखला है। लेकिन उत्तर से दक्षिण अगर बात की जाए कि उत्तर से दक्षिण विस्तार किस पर्वत श्रृंखला का सबसे ज्यादा है, तो एंडीज पर्वतमाला का है। अब आप एंडीज देख लीजिए कहां है, किस महाद्वीप में है। ठीक है, चलिए हाँ, बात करते हैं। हिमालय का विस्तार लगभग 2500 किलोमीटर है। हिमालय का विस्तार लगभग, देखिए यहां से लेकर लगभग यहां तक हिमालय का विस्तार 2500 किलोमीटर है, यानी कि इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर। ठीक है, पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत, समझा दिया ना, पूर्व से पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, हिमालय दो शब्दों से मिलकर बना है। हिमालय संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम धन आलय, जिसका अर्थ होता है बर्फ का घर। हिम धन आलय बराबर हिमालय, अर्थात बर्फ का घर। ठीक है, ये देखिए, संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम धन आलय अर्थात हिमालय, इसका अर्थ होता है बर्फ का घर। हिमालय का क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। हिमालय लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। ठीक है, इसका विस्तार, हिमालय का विस्तार भारत में नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक है। हिमालय का विस्तार भारत में नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक है। देखिए यहां पर है नंगा पर्वत, ये थोड़ा सा और ऊपर गया है। ठीक है, यहां पर है नंगा पर्वत। तो भारत में हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक है। ये अरुणाचल प्रदेश के ठीक उत्तर में, ठीक ऊपर नामचा बरवा है। ठीक है, तो हिमालय का विस्तार भारत में नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक है। ठीक है, नंगा पर्वत पर हालांकि इसको मृत्यु का पर्वत भी कहते हैं, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा लोगों की अभी तक में मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए इसको मृत्यु का पर्वत भी कहते हैं। ठीक है, नंगा पर्वत को। ठीक है, तो इसका विस्तार नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक है। चलिए आगे आते हैं। हिमालय पश्चिम में चौड़ा तथा पूर्व में सकरा है। हिमालय पश्चिम में चौड़ा तथा पूर्व में जाते जाते सकरा हो जाता है। ठीक है, पश्चिम में हिमालय चौड़ा है, लेकिन पूर्व में जाते जाते हिमालय सकरा होता जाता है। ठीक है, चलिए
अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए कि जब हिमालय देखिए पूर्व में चौड़ा है तो यहाँ पर जो चोटियां हैं वो छोटी छोटी हैं, उतनी ऊंचाई पर नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे सकरा होता जाएगा तो इसमें जो चोटियां हैं ऊपर बढ़ती जाएंगी, ठीक है। सकरा है तथा ऊंचा भी है, ठीक है। पश्चिम में जो हिमालय है वह चौड़ा है तथा छोटा है ऊंचाई में, लेकिन जैसे जैसे हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो वहां पर हिमालय चौड़ा होता जाता है, वहां पर हिमालय सकरा होता जाता है तथा उसकी जो चोटियां हैं वह भी ऊंची होती जाती हैं, ठीक है। विश्व की 10 सबसे बड़ी चोटियां हिमालय पर्वत की ही चोटियां हैं, ठीक है। विश्व की 10 जो सबसे बड़ी चोटियां हैं वह हिमालय पर्वत पर ही स्थित हैं, ठीक है। ये कुछ विशेषताएं हैं। देखिए हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,848 किलोमीटर है, ठीक है। पहले जो एक हिमालय की जो चोटी है कंचनजंगा, एक हिमालय की चोटी है कंचनजंगा, तो पहले कंचनजंगा को ही विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माना जाता था, लेकिन जब भारत में माउंट एवरेस्ट के बारे में पता चला तब से माउंट एवरेस्ट को ही हिमालय की या विश्व की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है, सॉरी यहाँ पर किलोमीटर लिख दिया, ठीक है, 8,848 मीटर है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट शिखर है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को संस्कृत भाषा में देवगिरी कहते हैं, नेपाली भाषा में सागरमाथा कहते हैं तथा तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा कहते हैं। संस्कृत में देवगिरी कहते हैं, नेपाली भाषा में सागरमाथा कहते हैं तथा तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। चोमोलुंगमा का अर्थ क्या होता है? पर्वतों की रानी, ठीक है। हिमालय पर्वत के उत्तर में, एटलस में देखते जाइएगा, हिमालय पर्वत के उत्तर में तिब्बत है, लिख देता हूं, हिमालय पर्वत के उत्तर में तिब्बत है तथा तिब्बत के उत्तर में कुनलुन पर्वत श्रेणी है। हिमालय के उत्तर में तिब्बत है तथा तिब्बत के उत्तर में कुनलुन पर्वत श्रेणी है। अब हाँ ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं कि उसके उत्तर में चीन है और उसके उत्तर में कुनलुन पर्वत श्रेणी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके उत्तर में तिब्बत तथा उसके उत्तर में कुनलुन पर्वत श्रेणी है, ठीक है। इसे पाकिस्तान में सुलेमान श्रेणी, हिमालय को पाकिस्तान में सुलेमान श्रेणी, अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत तथा म्यांमार में इसे अराकान योमा कहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में सुलेमान श्रेणी कहते हैं, अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत कहते हैं तथा म्यांमार में अराकान योमा कहते हैं। देखिए पाकिस्तान दोनों मोड़ में दक्षिणवर्ती मोड़ अपनाता है, जो हिमालय है वह पश्चिम तथा पूर्व में दक्षिणवर्ती मोड़ अपनाता है। देखिए दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, तो ये जाता है कहां? म्यांमार में। तो म्यांमार में इसको क्या कहते हैं? अराकान योमा। यह जब पाकिस्तान में जाता है तो इसको क्या कहते हैं? वहां पर सुलेमान श्रेणी, हिमालय का ही नाम है, ठीक है, वहां पर इसको क्या कहते हैं? सुलेमान श्रेणी। तथा हिंदू कुश पर्वत इसको कहां कहते हैं? अफगानिस्तान से जब होकर जाता है, ठीक है, तो वहां इसका स्थानीय नाम, इसके उत्तर में तिब्बत के उत्तर में कुनलुन पर्वत श्रेणी है। अभी आगे बताता हूं इनका निर्माण कैसे हुआ। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, हिमालय एक नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। इसका निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है, ठीक है। चलिए ये हो गया, ठीक है, आप समझिए दक्षिणवर्ती मोड़ अपनाना है ना, ठीक है। अब देखिए हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में दो ही सिद्धांत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक है कोबर का भूसंगति सिद्धांत तथा दूसरा है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत।
ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में दो जो थ्योरीज है, दो सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। वो है कोबर का, एक पहला है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, तथा दूसरा है हेनरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। ठीक है, यह दो सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति के बारे में सर्वाधिक मान्य है और इन्हीं दोनों सिद्धांतों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए कोबर महोदय यह जर्मनी के भूगर्भ शास्त्री थे। ठीक है, कोबर महोदय जर्मनी के ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कोबर महोदय जर्मनी के भूगर्भ शास्त्री थे। इनका कहना यह था कि जहां पर आज हिमालय है वहां पर पहले क्या था, टेथिस सागर था। जहां पर आज हिमालय है वहां पर पहले टेथिस सागर का विस्तार था। इसके उत्तर में अंगारा लैंड था तथा इसके दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। ठीक है, उसके उत्तर में अंगारा लैंड तथा दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। ठीक है, उनका कहना यह है कि इन दोनों भूखंडों से नदियां बहती थी, इन दोनों भूखंडों में नदियां बहती थी। ठीक है, अब ये जो नदियां होती थी ये यहां से काट कर अवसादों को जमा करती थी। ध्यान से सुनिएगा, ये जो नदियां होती थी, कोबर महोदय कहना है कि दोनों भूखंडों से बहने वाली नदियां अवसादों को लाकर, अवसाद मतलब बालू, मिट्टी, पत्थर, ठीक है, अवसादों को लाकर यहां पर जमा करती गई, टेथिस सागर को भरती गई। ठीक है, ये नदियां यहां से बहाकर अवसाद लाती थी हर जगह से, यहां से भी यही प्रक्रिया होती रही और अवसादों को टेथिस सागर में लंबे समय तक जमा करती रही। ठीक है, यह प्रक्रिया लगभग करोड़ों वर्षों तक चली। ठीक है, करोड़ों वर्षों तक चली। करोड़ों वर्षों बाद इसमें जो ये अवसाद था इसने चट्टानी रूप धारण कर लिया। ठीक है, इसमें जो जमा अवसाद था वह चट्टानी रूप धारण कर लिया और जो ये चट्टानी रूप था बहुत बड़ा आकार का था। देखिए, ये जो टेथिस सागर है, ठीक है, टेथिस सागर देखिए इसका आकार ऐसा था, ये ऐसा दिखता है। देखिए इधर आप मान लीजिए गोंडवाना लैंड है और इधर क्या है, अंगारा लैंड। बीच में क्या है, भूसन्नति। ठीक है, भूसन्नति मतलब कि टेथिस सागर के अंदर का भाग भूसन्नति ही है। ठीक है, ये ऐसा ही था, उसको उन्होंने नाम दिया भूसन्नति, कोई अलग वर्ड नहीं है, बस एक नाम दे दिया कि इसे क्या कहेंगे, भूसन्नति कहेंगे। ठीक है, तो यहां से नदियां बहती गई, इसमें निक्षेप कर दी गई, यहां से नदियां बहती गई, वहां पर अवसादों का निक्षेप करती गई और कुछ समय बाद ऐसा आया, करोड़ों वर्षों बाद, कि वह जो मलबा था या अवसाद था उसने चट्टानी रूप धारण कर लिया। ठीक है, अब जब चट्टानी रूप धारण कर लिया तो मलबा जो था भारी होने के कारण और नीचे दबता गया। देखिए ये जो मलबा था आप समझ लीजिए ये क्या है, मलबा। ठीक है, दोनों तरफ से नदियों ने लाकर इसमें अवसाद भर दिया है, इसने अब चट्टानी रूप धारण कर लिया है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अब ये भारी हो गया है और ये नीचे और नीचे यह अवतलित होगा। ठीक है, और नीचे यह अवतलित होगा यानी कि और गहराई में जाएगा दबाव के कारण। ठीक है, भारी है, दबाव भी है, तो यह अवतलित होगा और नीचे अवतलित होगा और अवतलन की क्रिया यह करोड़ों वर्षों तक यह भी चलती है। ठीक है, मलबा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये मलबा है, अब यह भारी होने के कारण यह और नीचे अवतलित होगा और अवतलन की क्रिया करोड़ों वर्षों तक चली। लेकिन एक समय ऐसा आया कि अवतलन की क्रिया के दौरान ही दोनों किनारों के जो हिस्से थे आपस में क्या हो गया, संकुचन हो गया। भाई ठीक है, देखिए गहराई तो बढ़ रही है, लेकिन एक समय ऐसा आया कि ऊपर के हिस्से में संकुचन हो गया, ऊपर के हिस्से में संकुचन हो गया, यानी कि दोनों भूखंडों में क्या हो गया, संकुचन हो गया। ठीक है, तो जब संकुचन हुआ तो किनारे के जो मलबा था, किनारे का जो मलबा था या अवसाद था उसने वलन की क्रिया अपना ली। ठीक है, उसने वलन की क्रिया अपना ली।
ठीक है। तो दोनों दिशाओं पर या कि दोनों किनारों पर वलन की क्रिया होने लगी। मैं आपको अब समझाता हूं। मान लीजिए इसमें भरा है मलबा, ठीक है, ये इसको और गहरा करता गया, ठीक है। गहरा करते करते एक टाइम ऐसा आया कि दोनों के जो ऊपर के हिस्से थे, दोनों किनारों के ऊपर के हिस्से, उनमें अचानक सिकुड़न हो गया, ठीक है। तो सिकुड़न के परिणाम स्वरूप दोनों किनारों पर वलन की क्रिया पड़ने लगी। जो ये अवसाद था भाई, जब दबाव पड़ेगा तो जो मलबा होगा वो दोनों किनारों पर उठ जाएगा, ठीक है। तो यह क्रिया दोनों किनारों पर हुई और बीच का भाग ऊपर उठ गया, जिसे हम तिब्बत कहते हैं। इधर का भाग हिमालय कहलाता है तथा बीच का भाग तिब्बत, और उसके उत्तर में जो वलन की क्रिया पड़ी उसे हम कहते हैं कुनलुन पर्वत श्रेणी। एक बार फिर से ध्यान दे लीजिए, ठीक है। एक बार फिर से मैं बोल देता हूं। देखिए मैंने यहां पर लिखा भी है कोवर का भूसंगति सिद्धांत, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यह जर्मनी के भूगर्भ शास्त्री थे, ठीक है। इनका कहना यह था कि आज जहां पर हिमालय पर्वत है वहां पर टेथिस सागर का विस्तार था। थोड़ा ध्यान सुनिएगा। इसके उत्तर में अंगारा लैंड तथा दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। उनका कहना यह था कि इन दोनों भूखंडों से नदियां बहती थीं तथा अवसादों को लाकर टेथिस सागर में जमा करती थी। यह क्रिया लंबे वर्षों तक चली रही, करोड़ों वर्षों तक चलती रही और नदियों ने अवसादों का इसमें लंबे समय तक निक्षेपण किया, ठीक है, अवसादों को लाकर जमा किया। धीरे धीरे ये जो अवसाद था, ये जो मलबा था, वह चट्टानी रूप धारण कर लिया और चट्टान भारी होती है, ठीक है। तो जो चट्टान थी वो भारी होने के कारण नीचे की ओर अवतलित होने लगी, ठीक है। अवतलित होने लगी मतलब नीचे की ओर बैठने लगी, दबने लगी, ठीक है। तो ये जो चट्टान थी ये नीचे की ओर दबने लगी और इसी अवतलन की क्रिया में, इसी अवतलन, लंबे वर्षों के अवतलन की क्रिया के दौरान ही इसके दोनों ऊपरी हिस्से के किनारों पर, ठीक है, मैंने यहां पर लिखा भी है कि दोनों भूखंडों में सिकुड़न हो गया, जिससे जमा अवसादी चट्टान में वलन पड़ गया। देखिए दोनों हिस्सों में सिकुड़न हो गया, जिससे जमा अवसादी, यहां पर क्या था, अवसाद था, वही मलबा था, तो दोनों हिस्सों में वलन पड़ गया तथा बीच का जो भाग था वह समतल रूप में उठा रहा। इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन दोनों किनारों के भाग में वलन पड़ गया, ठीक है। दोनों भूखंडों में सिकुड़न पड़ गया, जिससे जमा अवसादी चट्टान में वलन पड़ने लगा। वलन पड़ने की क्रिया दोनों किनारों पर हुई और बीच का भाग समतल रूप में ही ऊपर उठ गया। जो बीच का भाग, अब आप इसको इमेजिन कीजिए कि ये है, यहां पर है हिमालय, इसके उत्तर में है तिब्बत और उसके उत्तर में है क्या, कुनलुन पर्वत श्रेणी। ये जो मैंने भूसंगति बनाई है इसको आप ऐसे रख कर देखें, थोड़ा सा अनुमान लगाकर देखें, तो यहां पर बनेगा हिमालय, बीच का भाग जो उठ गया है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम तिब्बत का पठार, तथा उसके उत्तर में जो वलन पड़ गया है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम कुनलुन पर्वत श्रेणी। आप अपने अपने एटलस में ये तीनों चीजें देख लीजिएगा क्या कहां पर है। उसके सबसे दक्षिण में है हिमालय पर्वत, उसके उत्तर में है तिब्बत का पठार तथा उसके उत्तर में है कुनलुन पर्वत श्रेणी, ठीक है। मेरे हिसाब से आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि हेरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, यानी हेरी हेस ने हिमालय के संदर्भ में क्या कहा है, ठीक है। धन्यवाद।